तो हेलो प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ट्यूशन विद मयंक पर। मैं मयंक साथियों, इस चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो साथियों, क्लास 12 मैथ अध्याय नंबर 1 आप सभी का चल रहा था, पार्ट नंबर 23 होने वाला है, क्योंकि हम जो है वो छोटे से लेक्चर लेते हैं आपकी क्लास के जो है। आप अगली की क्लास जो नेक्स्ट चैप्टर जब शुरू होगा आपका चैप्टर, तब थोड़ी सी बड़ी क्लास रखेंगे, जिससे आपका जो सिलेबस है वो कवर जल्दी से हो सके। ठीक है, क्योंकि ज़्यादा लेट नहीं करना चाहता मैं आपका सिलेबस जो है। ठीक है, टाइम से कवर करा दूंगा। ठीक है, एनसीईआरटी बुक आपकी चल रही है, प्रश्नावली 1.1। आज की क्लास में आपका क्वेश्चन नंबर होने वाला है साथियों, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 आज की क्लास में देखने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 और 13 देखने वाले हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 12 का हल समझेंगे। ठीक है, उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें साथियों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है, देखिए सीधे क्वेश्चन पर आते हैं, यहाँ पर टाइम ना वेस्ट करते हुए। क्वेश्चन नंबर 12 आपका कह रहा है साथियों कि सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय, समुच्चय क्या है, समस्त त्रिभुज है, त्रिभुजों का समुच्चय है। ठीक है, आर बराबर रिलेशन दिया गया है कि T1 कॉमा T2 सच दैट T1 T2 के समरूप है। ठीक है, T1 जो है वो T2 के समरूप है, द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है, ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए, भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1, T2, T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ये बोल रहा है हमारा क्वेश्चन हमसे। ठीक है साथियों, ये जो क्वेश्चन है ये हमसे बोल रहा है इतनी बात। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी देख सकते हैं साथियों, ये क्वेश्चन बोल रहा है। तो सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है साथियों, यहाँ पर लिख लेना है आप सभी को रिलेशन क्या, वो समुच्चय क्या दिया गया है। समुच्चय ये दिया गया है, क्या है समुच्चय, समस्त त्रिभुज। ठीक है, समुच्चय लिख देंगे आप सभी, समस्त त्रिभुज। ठीक है, समस्त त्रिभुज समुच्चय हो जाएगा आप सभी का। पहले इतना कीजिए सोल्व, कहाँ तक ये आज की क्लास में ये कर रहे हैं, ये भी करेंगे। ठीक है, कहाँ तक पहले इतना कर लीजिए, फिर आगे का पोर्शन आपको बताते हैं। ठीक है, तो नंबर 1 पहले रिलेशन को लिख लीजिए। ठीक है, आज समुच्चय तो लिख लिया हम लोगों ने, लेकिन रिलेशन को भी लिखना है। ठीक है, रिलेशन क्या कह रहा है कि, रिलेशन कह रहा है कि T1 कॉमा T2, T1 कॉमा T2। ठीक है, T1 कॉमा T2 मतलब कह रहा है T1 जो है वो T2 के समरूप है, T2 के समरूप है, ये लिखा है रिलेशन में। ठीक है, तो नंबर 1 पर स्वतुल्य समेत संक्रामक तीनों मतलब हमें जांच करने हैं। नंबर 1 पर स्वतुल्य, नंबर 2 समेत, नंबर 3 संक्रामक, तीनों हित करने हैं, तब ये तुल्यता हो जाएगा। नंबर 1 यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर समस्त त्रिभुज का समुच्चय। नंबर 1 पर लिखेंगे आप स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। साथियों, जिस तरीके से मैं आपको ये प्रश्नावली हल करा रहा हूँ, ये सबसे इजी मेथड है, आप समझ सकते हैं। ठीक है, 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आसानी से आपको आ जाएगा। पहली बात आ ही गया होगा, क्योंकि मैं ये जो इतने सवाल आपको 10-15 सवाल जो करा चुका हूँ इस प्रश्नावली, ये 12वां सवाल है। तो आप लगता है मुझे कि आप लोग जो है वो आसानी से कर पा रहे होंगे इन क्वेश्चंस को। ठीक है साथियों, ठीक है, तो यहाँ पर देखिए स्वतुल्य की कंडीशन क्या होती है, यहाँ पर मतलब खुद के जैसा मिलना चाहिए। ठीक है, T1 के समरूप हो सकता है, यहाँ पर दिमाग लगाइए कि क्या कोई भी त्रिभुज है वो खुद के समरूप हो सकता है, बिल्कुल समरूप हो सकता है। ठीक है, देखिए पहले एक बात और समझ लीजिए आप लोग कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं, दो त्रिभुज साथियों समरूप जब होते हैं, ये कक्षा 10 में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि जब उनके संगत कोण, उनके जो हो गए संगत कोण और भुजाओं का अनुपात, संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो, तब वो त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। ठीक है, तो T1 के समरूप हो सकता है, क्योंकि इनमें, ठीक है, भुजाओं का अनुपात मतलब यहाँ पर दिमाग आइए। ठीक है, T1 के समरूप है। ठीक है, क्योंकि T1 के तो समरूप होगा ही। ठीक है, तो यहाँ पर लिख दीजिए कि T1 जो है T1 तथा T1 नहीं, इस प्रकार से लिखिए यहाँ पर आप लोग, T1 के समरूप है, समरूप है। ठीक है, T1 जो है वो T1 के समरूप है। नंबर 2 नहीं, नंबर 2 नहीं है यहाँ पर, T1 के जब समरूप हो गया है तो T1 बिलोंग्स टू R हो गया, मतलब T1 मिल गया, मतलब 1, वही तो कंडीशन है, मतलब खुद के जैसा मिलना चाहिए, तो आपका स्वतुल्य हो जाएगा। ठीक है, तो आप लिख देंगे यहाँ पर कि R एक स्वतुल्य संबंध है, R एक स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, स्वतुल्य संबंध है, इस प्रकार से आप सभी लिख देंगे। नंबर 2 पर देखिए, सममित संबंध, नंबर 2 पर यहाँ पर देख लीजिए आप सभी, सममित संबंध। ठीक है, सममित संबंध देखिए यहाँ पर, सममित की कंडीशन क्या होती है, स्टार्टिंग ऐसे ही करते हैं, मैंने आपको बता रखा है कई क्लासेस में पिछली कि A, V बिलोंग्स टू R करके करते हैं स्टार्टिंग,
और उसकी मदद से लेकर के आते हैं वी कोमा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो यहाँ पर ए कामा वी बिलोंग्स टू आर जब मैंने लिख दिया है तो पूरी ये कंडीशन उतार दीजिए स्टेटमेंट। ए कामा बी नहीं लिखना है क्योंकि यहाँ पर T1 T2 दिए गए हैं, तो T1 T2 लिखना है, ठीक है। T1 और T2 लिखना है यहाँ पर, ठीक है। T1 T2 दिए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिए T1 जो होगा ये कंडीशन पूरी लिखता दीजिए कि T1 T2 के समरूप है, T2 के समरूप है। वैसे इन क्वेश्चन जो इजी है मुझे लगता है आप लोग कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं करा दे रहा हूँ आप लोगों को, ठीक है। T1 T2 के समरूप है, ठीक है। तो ये कंडीशन पूरी हो गई। लेकिन जब T1 त्रिभुज है वो T2 के समरूप है क्या, तो आप सभी दिमाग लगा सकते हैं कि क्या T2 T1 के समरूप है। ये बात भी सत्य नहीं होगी, बिल्कुल सत्य होगी कि जब T1 जो है वो T2 के समरूप है तो उसका उल्टा भी सत्य होगा, T2 T1 के भी समरूप होगा। तो यहाँ पर लिखना है आपको T2 T1 के समरूप है, इस प्रकार से लिखना है, समरूप है। तो ये इसका उल्टा भी आ गया, तो यहाँ पर हो जाएगा T2 कामा T1 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो लिख देंगे कि आर एक सममित संबंध है, आर एक सममित संबंध है, ठीक है। आर जो है वो सममित संबंध है, ठीक है। T2 कामा T1 बिलोंग्स टू आर आ गया तो मैंने लिख दिया कि आर एक सममित संबंध है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए किसकी बात, इधर से देखिए यहाँ पर स्वतंत्र सममित तो सिद्ध हो गए, ठीक है। लेकिन अब संक्रामक की बारी है। नंबर 3 संक्रामक संबंध, ठीक है साथियों। यहाँ पर संक्रामक संबंध की बात, संक्रामक की स्टार्टिंग कैसे करते हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर कि माना T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर, T1 कामा T2 बिलोंग्स टू आर तथा T2 कामा T3 बिलोंग्स टू आर, ठीक है। तो इस यही कंडीशन ये लिखते जाइए आप सभी। T1 T2 के समरूप है, इसका मतलब हो गया, ठीक है। T1 जो है वो T2 के समरूप है, T2 के समरूप है, ठीक है। तथा T2 जो है वो T3 के समरूप है, T3 के समरूप है। इतना लिखने के बाद जब यहाँ पर दिमाग लगा लीजिए आप सभी, अपना भेजा जो है वो खोल कर रख लीजिए यहाँ पर, ठीक है। जब T1 T2 के समरूप हो गया और T2 T3 के समरूप हो गया, मतलब तीनों आपस में समरूप हो गए, T1 T2 T3 तीनों ही आपस में समरूप हो गए साथियों, ठीक है। जब तीनों ही आपस में समरूप हो गए हैं तो यहाँ पर देखिए आप सभी, तो T1 जो है वो T3 के भी समरूप होगा, T3 के समरूप है, ये कंडीशन भी आ जाएगी। जब ये आ जाएगी तो यहाँ पर T1 T3 बिलोंग्स टू आर, ये कंडीशन हो जाएगी। मतलब सूत्र की कंडीशन ये होती है कि ए का बी से रिलेशन, बी का सी से रिलेशन, तो ए का सी T2 हटा दीजिए, T1 T3 का रिलेशन मिल गया, मतलब संक्रामक हो गया, ठीक है। तो लिख देंगे कि आर एक संक्रामक संबंध है, आर एक संक्रामक संबंध है, इस प्रकार से लिख देना है। तो अंत में आप सभी लिख देंगे कि अतः आर एक तुल्यता संबंध है, सिद्ध हो गया आपका तुल्यता। जब स्वतंत्र समय संक्रामक तीनों है तो तुल्यता संबंध भी होगा, ठीक है। तुल्यता संबंध है, ठीक है। तुल्यता तो सिद्ध हो गया, मतलब हमने ये जो प्रश्न था वो इतना तो हल कर दिया है आसानी से, कितना कर दिया यहाँ तक, ठीक है। अब कह रहा है कि भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5 12 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6 8 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार करना है हम लोगों को, ठीक है। T1 T2 और T3 में से कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ठीक है। पहली भुजाओं किसकी हैं, 3 त्रिभुज बनाने हैं आप लोगों को, ठीक है। ये देख लीजिए 3 समकोण त्रिभुज बनाने हैं आप लोगों को। पहले देखिए एक ये और दूसरा ये, ठीक है, दूसरा ये हो गया और यहाँ पर देखिए आप लोग तीसरा ये हो गया आप लोगों को, ठीक है। ये T1 त्रिभुज, T2, ये T3, ठीक है। अब इसकी भुजाएं क्या दी गई हैं आप लोगों को, ये जो है त्रिभुज ये गलत बना है थोड़ा सा, ठीक है। ये यहाँ पर दोबारा से बना लीजिए एक बार, इस प्रकार से बनता है, बना लीजिए, ठीक है। ये T1 हो गया, ठीक है। अब इसकी भुजाएं क्या दी गई हैं, पहले त्रिभुज 3 4 5, तो 3 4 5 लिख दीजिए, ठीक है। सबसे बड़ी भुजा जो होती है वो कर्ण होती है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए दूसरा त्रिभुज T2 जो है 5 12 13 इसकी भुजाएं हैं, 5 12 13, ठीक है। और तीसरा जो त्रिभुज है 6 8 10 भुजाएं उसकी, 6 8 10, ठीक है। ये भुजाएं इसकी की हो गई। देखिए अब मैं आपको कंडीशन बताने जा रहा हूँ कि दो त्रिभुज समरूप कब होते हैं। एक आप मैंने बता सका है कि आप कक्षा 10 में पढ़ के आए हैं, लेकिन शायद आप भूल गए होंगे,
भाई भूल भी तो सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ कि T1 मतलब कि जो तो कोई जो त्रिभुज दो त्रिभुज होंगे वो आपस में तब समरूप माने जाएंगे, ठीक है, तब समरूप माने जाएंगे कि जब उनके संगत कोण और भुजाओं का अनुपात जो होगा वो बराबर हो, ठीक है, तब जो है वो त्रिभुज समरूप माने जाते हैं, परस्पर संबंधित भी होते हैं, ठीक है। ये देखिए क्वेश्चन कह रहा है आप लोगों का कि T1 T3 में कौन से त्रिभुज परस्पर संबंधित हैं, ठीक है। मैंने आपको कंडीशन बता दी है। अब यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर इनका अनुपात देख ही लीजिए, इनका अनुपात 3/5 रखेंगे आप, 3/5 इनका जो नहीं आया T1 T3 की ले लीजिए, T1 और T3 त्रिभुज ले लीजिए, ठीक है। तो T1 की भुजाओं का अनुपात, इनका भुजाओं का अनुपात कीजिए, 3/6 हो गया, ठीक है। इसकी ये भुजा लेंगे तो 4/8 बराबर 4/8 बराबर 5/10, 5/10। जब इनको आप काटेंगे तो आ जाएगा 3 एकम 3, 3 दूना 6, 4 एकम 4, 4 दूना 8, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, ठीक है। तो 1/2 आ रहा है, मतलब भुजाओं का अनुपात जो है वो समान है। तो लिख देंगे आप सभी कि केवल T1 व T3 त्रिभुजों में भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात समान है, भुजाओं का अनुपात समान है। तो जो इस केवल हम हैं, और इसके बाद इसलिए त्रिभुज T1 व T3 समरूप त्रिभुज हैं, समरूप त्रिभुज हैं, इस प्रकार से लिख देना है, ठीक है। और क्वेश्चन क्या कह रहा है कि कौन से त्रिभुज, इनमें से 3 त्रिभुज दिए गए हैं, T1 T2 T3 में कौन से परस्पर संबंधित, परस्पर संबंधित वे त्रिभुज होंगे जिनका जो होगा वो मतलब जिनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा और उनके कोण समान होंगे, मतलब इनकी इस T1 T3 की भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर आ गया है। तो लिख देंगे कि अंत में अतः त्रिभुज T1 T3, T1 व T3 परस्पर संबंधित हैं, इस प्रकार से आप अगर बोर्ड एग्जाम में करेंगे तो आपका एक भी मार्क्स जो है वो नहीं कटेगा, ठीक है। ये जिम्मेदारी मैंने लिख रखी है, मतलब ये अच्छा मेथड है करने का, ठीक है साथियों। इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो एग्जामर जो होगा वो आसानी से आपको अच्छे नंबर देगा यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने आपको साथियों ये प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12 तो समझा दिया है आज की क्लास में, ठीक है।